छत्तीसगढ़ में साय सरकार को बने 1.5 साल हो गए हैं और अभी भी मंत्रियों के 2 पद खाली हैं। निगम मंडल की नियुक्तियों के बाद अब इन खाली पड़े मंत्री पदों के साथ संसदीय सचिवों का फैसला होना है। बताया जा रहा है कि इन नियुक्तियों को केंद्रीय स्तर पर हरी झंडी मिल गई है। अब राज्य स्तर पर प्रमुख नेताओं से चर्चा कर नाम पर मुहर लगेगी। नामों की हरी झंडी को बुधवार को होने वाली भाजपा की अहम बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और नितिन नवीन के साथ प्रदेश के प्रमुख जन शामिल होकर चर्चा करेंगे। हालांकि बैठक संगठनात्मक विषयों पर आधारित है, लेकिन प्रमुख नेताओं का एक जगह जमावड़ा मंत्रियों के खाली पद, संसदीय सचिवों के नाम और बाकी निगम मंडल की नियुक्तियों पर विषय पर भी केंद्रित हो सकता है। ऐसे में संभावित नाम को लेकर अभी से कयासों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया में बीजेपी के ग्रुप से वायरल हो रही सूची इन दिनों चर्चा में है। इस सूची में मंत्रियों के नाम में बिलासपुर से अमर अग्रवाल, दुर्ग से गजेंद्र यादव और रायपुर से राजेश मूणत या पुरंदर मिश्रा का नाम संभावित सूची में है। वहीं संसदीय सचिवों में भावना, सुशांत, रिकेश, नीलकंठ, मोतीलाल साहू, गोमती साय, राय मुनि भगत, चेतराम अदानी, संपत अग्रवाल, राजेश अग्रवाल के नाम हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी संकेत देकर मंत्रिमंडल फेरबदल की बातों को हवा दे दी है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। बस इंतजार करते रहिए, कभी भी हो सकता है। हालांकि इस तरीके की किसी भी सूची से भाजपा अपने आप को अलग कर रही है और मंत्री और संसदीय सचिव का फैसला मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने की बात कह रही है। संगठन की हमारी नियमित बैठक होती है। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी, प्रदेश के प्रभारी नितिन नवीन जी समय समय पर आते हैं और पार्टी संगठन की बैठक लेकर पार्टी के कार्यक्रम, योजना, रचना इनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये मंत्री परिषद का विस्तार, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इधर इस तरीके की वायरल सूची से राजनीतिक हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। सूची को देखने के बाद कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। कांग्रेस सूची में प्रमुख और वरिष्ठ नेताओं के नाम नहीं होने को लेकर तंज कसती दिखाई दे रही है। अमरजीत भगत ने झुंझुना लहराकर भाजपा के बड़े नेताओं को झुंझुना मिलने की बात कही है। बहुत दिन से सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हो नहीं पा रहा है और ये झुंझुना जो है खाली दिखा रहे हैं लोगों को और लोगों का दर्द और बढ़ा रहे हैं। नया नया नाम आ रहा है, हमारे पुराने मित्रों का नाम जो है लिस्ट से गायब है, सब पता चल रहा है। अजय चंद्राकर जी झुंझुना बजाएंगे, राजेश मूणत जी झुंझुना बजाएंगे, धर्मलाल कौशिक जी झुंझुना बजाएंगे। आखिर इन लोगों को इसी काम के लिए ये लोग रखे हैं क्या? हमारे पुराने सीनियर मित्र हैं, नेता हैं, इन लोगों को जवाबदारी मिलना चाहिए। अभी नितिन नवीन जी आएंगे तो उन लोगों को उनको ही देंगे, झुंझुना देंगे। फिलहाल सरकार को 1.5 साल होने के बाद पद की लालसा रखने वालों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। निगम मंडल की नियुक्तियों के बाद एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि बाकी पेंडिंग पड़ी नियुक्तियों को हरी झंडी मिलेगी। मंत्रिमंडल को लेकर क्या फॉर्मूले के तहत नियुक्ति होगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। और ऐसे में जब बड़े नेताओं का रायपुर जमावड़ा हो रहा है तो एक बार फिर मंत्रिमंडल गठन चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ के उस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर जिसका इंतजार बेसब्री से पिछले 1.5 साल से हर कोई कर रहा है। क्योंकि जब साय सरकार बनी थी तो मंत्री पद एक खाली था, उसके बाद 2 खाली हो गए और अब लंबे समय से ये खाली पद भरे जाएंगे, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन अब ये संकेत मिलने लगे हैं और मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया है कि कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। विस्तार होगा या फेरबदल होगा, किसी को ड्रॉप किया जाएगा, किसी को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि नए नवेले हैं, इंतजार कर रहे थे कि उन्हें भी सत्ता सुख मिले, उनके लिए संसदीय सचिव की भी पोस्ट मिलने वाली है।
ऐसे में ये जो विस्तार है, ये ताजपोशी है, किस तरीके के राजनीतिक संदेशों को लेकर आ रही है और इसका क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या असर राजनीति पर इसका पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि हमने बताया कि चर्चा तो बहुत लंबे समय से थी, फिर एक सूची आ गई, वो वायरल सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अब मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है, तो इसमें अब संशय नहीं है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, पर कितने लोगों का होगा, कितने लोग मंत्री बनेंगे, कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी बातें अभी भी छुपी हैं, दबी हैं, और ये सब कुछ निर्भर करेगा कल होने वाली भाजपा की अहम बैठक पर। तो बीजेपी से ही संकेतों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, कौन बन रहा है और क्या मन बन गया है, सहमति बन गई है मंत्रिमंडल को लेकर। अग्रवाल जी। और आपके दर्शकों को और मेरे मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, एक रीति और नीति में चलने वाली पार्टी है। हमारे वरिष्ठ लोग बहुत ही ज़्यादा इस बारे में चर्चा और रायशुमारी कर रहे हैं, और निसंदेह विष्णुदेव साय जी की जो सरकार चल रही है उस पर जनता को पूरा भरोसा है, और पार्टी का हर कार्यकर्ता माँ भारती के लिए काम करने के लिए संकल्पित है। और आप देखेंगे निसंदेह जो कुछ मंत्रिमंडल बचे हैं या निगम आयोग मंडल के आपके सामने लिस्ट आ भी चुकी है, और थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो आपके सामने सब चीज़ आने वाला है। और इस प्रदेश की जनता को बहुत ही अच्छी सुशासन की सरकार मिली, और आगे भी इससे बढ़कर एक से एक बढ़कर एक काम इस प्रदेश की जनता के लिए निरंतर करते रहेगी ये सरकार, क्योंकि ये सरकार जनता के लिए काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए, और मोदी जी की गारंटी पूरी की पूरी देश में लागू होते जा रही है, और यहाँ प्रदेश में भी लागू हो गई है। रेल लाइन का विस्तार कहूँ, चाहे मैं शिक्षा का बोलूँ, चाहे मैं रोडों का बोलूँ, चाहे मैं शहरों का बोलूँ, सबका जिस हिसाब से सुव्यवस्थित विकास हो रहा है। नया रायपुर की स्थिति आपने 5 साल पहले देखी थी और आज देख रहे हैं। आज जितने काम हो रहे हैं नया रायपुर के लिए, ट्रेन चालू हो गई है, खुशखबरी है मेरे प्रदेश की जनता के लिए, एक रेल मार्ग मिला। तो ऐसे बहुत से काम ये सरकार कर रही है, और निसंदेह जो मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है, और अच्छे मंत्री आपको मिलने वाले हैं। इस प्रदेश की जनता को उनका सेवक मिलने वाला है। लेकिन काफ़ी इंतजार करना पड़ा, इतनी देरी की क्या वजह है? क्या कोई सहमति नहीं बन रही थी क्या? किसी भी सरकार में 1.5 साल से अधिक का समय निकल जाना ये काफ़ी बड़ा समय माना जाता है, और उस समय तक कुछ हुआ नहीं। मोहन जी, देखिए, आप हम सब भी जानते हैं कि निरंतर चुनाव होते आए हैं जब से हमारी सरकार बैठी है। चाहे मैं बात करूं विधानसभा के बाद जस्ट लोकसभा हो गया, नगर निगम हो गया, पंचायत हो गए, कंटिन्यू जो चुनाव में आप देखे होंगे, चुनावी वर्ष की वजह से ये थोड़ी सी लेट लतीफ़ी हुई है, और चुनाव भी कराना और इतना अच्छे से जनता के बीच जाना, इन सब की वजह से थोड़ा सा लेट तो होता ही है मोहन जी। लेकिन सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, और मंत्रिमंडल बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और निगम आयोग मंडल की लिस्ट भी आप लोग डिबेट में बोलते ही थे, आज आपके सामने है। ठीक है, चलिए इंतज़ार करना होगा इसको अंतिम मुहर लगने पर। लेकिन ये अभी अटकलें हैं, कयास है, कुछ चर्चाएं हैं जो कि सत्ता के गलियारों में लगातार चल रही हैं। कांग्रेस को इससे क्या लेना देना है? कांग्रेस दूर बैठे इंतजार कर रही है कि इनका घर कब जले तो हम आग तापें। अमित श्रीवास्तव जी से ले लेते हैं टिप्पणी। अमित जी, क्या आकलन है? हम तो अभी देख रहे थे अमरजीत भगत तो झुंझुना दिखा रहे थे, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अभी तय नहीं है, लेकिन कांग्रेस इंतजार में बैठी है। लग रहा है अभी से कि भाई कुछ हो असंतोष तो उसका फायदा उठाया जाए। देखिए मोहन जी, मैं आपके माध्यम से हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। ना जाने भाजपाइयों के कितने सवालों की आबरू रखी है मैंने। और आपने कहा कि आग लगे तो कांग्रेस उसका फायदा उठाए, बिल्कुल भी हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो हमेशा ये कहते थे कि हमारी बड़ी एकता है, हमारे यहाँ कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है। और आपने पूछा कि अभी मंत्रिमंडल कब गठन होगा, मैं आपको बताता हूँ कब गठन होगा। जब दिल्ली से पर्ची में लिख के आएगा कि इनको मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा है पर्ची से मुख्यमंत्री बने थे, और उसी प्रकार से यहाँ पर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा
तो दिल्ली से पर्ची आएगी और उसमें जिनका नाम होगा उनका नाम होगा, क्योंकि भाजपा में परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद मिलता है, हमने देखा है। और निश्चित तौर पे कई ऐसे लोग जो पूर्व में बहुत अच्छा काम किए थे उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। आप बेहतर जानते हैं, किनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप बेहतर जानते हैं। और सिर्फ राजनीति से, अभी आपने कहा कांग्रेस को इससे क्या लेना देना है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर ये भाजपा का अंदरूनी मैटर होता तो हमें कोई लेना देना नहीं रहता, उनका अंदरूनी मैटर होता। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ शासन का ये मैटर है तो निश्चित तौर पे हमें लेना देना है, क्योंकि जो मंत्री बनेगा वो काम करेगा। जो मंत्री बनेगा, हो सकता है कोई पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने तो हमारी वो रायपुर का होगा, तो अगर रायपुर का होगा तो वो जानेगा कि कौन सी सड़क कब बनानी है, कौन से गार्डन कब बनाने हैं, कहाँ विकास करना है, कौन सी नई सड़कें बनाना है, कौन से नई पुल और पुलिया बनाना है। तो मोहन जी कहते हैं ना कि रोज सुबह मैं मंदिर की घंटी बजाता रहा, रोज सुबह मैं मंदिर की घंटी बजाता रहा, खुद सोया था और भगवान को जगाता रहा। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मोहन जी कि लगातार जिस प्रकार से आप नाम दिखा रहे हैं, आज उनको भी विश्वास नहीं होगा जब तक पर्ची में नाम नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर कह दूं कि बीजेपी में ये जो कहते थे ना कि मैं कहता हूं कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाले लोग आज देख रहे हैं। और कार्यकर्ता को हक, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं मोहन जी कि जो कार्यकर्ता तन मन धन लगा के, कार्यकर्ता जो पार्टी की आन बान शान और प्राण होता है, आपने 1.5 साल निकाल दिए। आपके लिए जो लगा रहा, आपके लिए जिसने झंडे उठाए, आपने जो पार्टी रीति नीति के साथ उसने आपके लिए काम किया, और आपने क्या किया, 1.5 साल उसका बर्बाद कर दिया। आपने अभी तक उसको निगम मंडल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? आपके घर से पैसा जा रहा है, आपको कुछ उसको देना है। मतलब वो कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी की रीति नीति निष्ठा पे काम करता है, वो उसको आप क्यों वंचित करके रखें, जो उसका हक और अधिकार है। लेकिन आपकी जब सरकार थी तो आप लोग ने भी 1.5 साल लगा दिया था, निगम मंडल बांटते, ये सब करते, इंतजार तो आप लोगों ने भी किया था। मोहन जी, अगर हमारे से कोई गलती हो गई है तो ये भी गलती करेंगे क्या? चले ये बताइए। अगर हमारे से गलती हुई तो हमने उसका प्रतिफल देख लिया। नहीं, लेकिन आपकी बात को सहमति है बीजेपी के नेताओं में भी, इसलिए इस बात का विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्यों दिनेश जी, ये देर तो हुई है। देखिए मोहन जी, मैं मेरे अनिल भैया की बात को मैं पूरा सुन रहा था। एक बात तो बता देता हूँ, पद की बात की है तो मैं अनिल जी को बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का कोई हक नहीं मारता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माँ भारती के लिए काम करता है, वो प्रदेश की जनता के लिए काम करता है, अंतिम छोर के लिए काम करता है, वो पद के लिए काम नहीं करता। और कांग्रेस में आप हम सब जानते हैं, सिर फुटबॉल होता है, इनके नेता आपस में लड़ते मरते हैं, कपड़े फटते हैं। कांग्रेस कार्यालय में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अनिल जी, आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से आप अवगत नहीं है। माँ भारती के लिए हम सब काम करते हैं। चलिए, ये सारी बातें तो हम सुनते रहे रहते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है वो भी हम अच्छे से जानते हैं। अनिल जी की ओर चलते हैं। चौबे जी, अब तो तय है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या फेरबदल जैसी भी संभावना है? क्या किसी को ड्रॉप करके संख्या बढ़ सकती है? ये 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं, ये तो ठीक है, अगर किसी को ड्रॉप किया गया तो संख्या भी बढ़ेगी। क्या लग रहा है, आपके पास क्या सूचना है? मोहन जी, ऐसा है कि अब ये उनके सारे चुनाव वगैरह सब हो चुके हैं, अब मंत्रिमंडल का विस्तार उनको करना ही पड़ेगा। इस बीच जो इनके दोनों बड़े नेता हैं, एक तो नितिन नवीन और दूसरा जो मनसुख मंडाविया है, ये बड़ी बारीकी से यहाँ की गतिविधियों पे नज़र रखे हुए हैं। जिस तरीके से इनके निगम मंडलों को लेके जो सूची जारी हुई है, उसमें सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था कि जिन्होंने इलेक्शन में जो पसीना बहाया है, उनको अब ये एयर कंडीशन दे दिया जाए। तो करीब कमोबेश लिस्ट वही थी, करीब करीब वो उन्हीं लोगों के नाम थे। तो जो ऑलरेडी सोच रहे थे कि हम होंगे, ये होंगे, वो सब गायब हो गए। अब रहा सवाल मंत्रिमंडल का। मंत्रिमंडल का विस्तार की जो मुख्य भूमिका होती है, वो होती है मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री के ये दोनों सलाहकार मंडाविया और नितिन नवीन, ये मिलके ही तय करेंगे कि किनको मंत्रिमंडल में लेना है। अब जिसमें एक ये दुर्ग से नाम आ रहा हो, किसी यादव का, गजेंद्र यादव का, ये संगठन का आदमी है और इसको संगठन की तरफ से आश्वासन मिला हुआ है, इसलिए ये इसका नाम आना वो है तय माना जा रहा है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं, इनके पिताजी भी थे
हाँ, तो प्रमुख रहे हैं उनको ये फल मिलेगा। बाकी अमर अग्रवाल का नाम है, विक्रम उसेंडी का नाम है, राजेश मूणत की भी चर्चा है, पर सीनियर लेंगे नहीं लेंगे ऐसी चर्चा है, क्या नहीं, अब अपन जो पूरा प्रदेश का परिप्रेक्ष्य देखें तो बिलासपुर से वैसे भी बहुत बड़े बड़े बिलासपुर संभाग से वैसे भी बहुत बड़े बड़े नेता उसमें ऑलरेडी हैं। तो उसमें एक तो संभावना बनती है कि अमर अग्रवाल को लिया जा सकता है। रायपुर से एक लेना ही पड़ेगा क्योंकि रायपुर पूरा ब्लैंक पड़ा है। अब उसमें राजेश मूणत की स्थिति मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो यहाँ पर किसी नए चेहरे को ही देंगे। अब उसमें पुरंदर मिश्रा का भी नाम चल रहा है। हाँ, पुरंदर मिश्रा भी हो सकता है और दूसरा मोतीलाल साहू भी है यहाँ पर, हो सकते हैं मतलब नए उसमें। सुनील सोनी की अभी कोई संभावना नहीं बनती क्योंकि वो ऐसे खेमे में बैठेंगे उस खेमे को लेकर अभी काफ़ी महत्व देने की स्थिति में नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि मंत्रिमंडल का गठन इनको करना ही पड़ेगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि 10 या 11 तारीख को ये जो अभी आने वाले ये हनुमान जयंती उसमें ये कर देंगे। और मुझे जो संकेत मिले हैं कि 4 से 5 लोग इसमें शपथ लेंगे। अब वो 2-3 को एक ये भी कयास बीच में लगाया जा रहा था कि पहले इस्तीफा लेंगे फिर डिक्लेयर करेंगे, ऐसी भी खबरें चल रही थी। तो करीब 3 से 4 लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस के अनुसार में 2-3 वो और 2-3 नए मिला के 4-5 लोगों को ये मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बिल्कुल। और संसदीय सचिव का क्या सोचते हैं कि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, फिर मंत्री हो जाएंगे तो संसदीय सचिव उसके बाद ही इनको कर देंगे क्योंकि अब इनके पास क्या है कि धरातल पे जाके काम करने का वक्त आ गया है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो अब जैसे इन्होंने अभी सुशासन का वो घर घर प्रवेश गांव-गांव जाने का सिस्टम शुरू किया है, तो अब वहाँ तो नेता चाहिए ना, लोकल नेता चाहिए, तब तो वो घर घर जाके रास्ते में बताएंगे मंत्री जी को। अब वहाँ नेता ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा। तो ये इनको सबको अब रेवड़ी बांट के फुर्सत करेगा, अब ज़्यादा नहीं है क्योंकि संसदीय सचिव कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट नहीं होती वो, लेकिन हाँ एक झुंझुना होता है जैसा वो दिखा रहे थे अपने विधायक के रूप में प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल, हाँ ये सब मिल जाएगा उनको तो वो हो जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण निर्णय है अभी जो 4-5 मंत्रियों के होना है वो अभी ये 10, 11, 12 तारीख मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हनुमान जयंती के आसपास ही कर देंगे ये जी। और इस पूरे समीकरणों को देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सीनियर जो नेता हैं उनसे पहले भी दूरी बनाई गई, अभी भी कुछ दूरी बनाकर चलने के लिए पार्टी शायद लाइन तय कर रही है। अग्रवाल जी, ये क्या वजह हुई भाई? जो लोग आपके इतने पुराने लोग हैं, दिग्गज लोग माने जाता है, उनको छोड़कर नए पर दांव खेलना क्या सही है? और इसके पीछे क्या लॉजिक है भाई? पुराने लोग क्या करेंगे फिर ऐसे में? मोहन जी, किसी को ना छोड़ा जा रहा है ना पकड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो आपको सर्वप्रथम मैं बता दूं, घर में जिस हिसाब से हमारे बुजुर्ग आते हैं और बच्चा जब तैयार होता है, जब पिता के कंधे तक आ जाता है तो उनको घर की बागडोर में हिस्सा दिया जाता है और पिता का काम करता है। पिता की अहमियत कभी ना कम हुई है ना हो सकती है, क्योंकि परिवार का मुखिया तो मुखिया ही होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और इतना बड़ा विश्व का परिवार है कि आज इतने बड़े परिवार को एक साथ बांध के माँ भारती के लिए, फिर मैं बोलूँगा, काम करने वाले लोगों की टीम है। इसलिए इतना बड़ा परिवार चल रहा है क्योंकि यहाँ पद के लिए लालसा नहीं होती, यहाँ काम करने के लिए लालसा होती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी रहेगा वो काम करेगा क्योंकि पद के लालची लोग ही सिर फुटअव्वल करते हैं और यहाँ किसी को ना काटा जा रहा है ना जोड़ा जा रहा है। हमारे लिए एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी भी वही कार्यकर्ता है और वो जमीन लेवल का कार्यकर्ता भी वही है। हमारे यहाँ दुआ भेद का खेल नहीं होता है, हमारे यहाँ समानांतर का खेल है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन का 365 दिन काम करते हैं। इसलिए हम 2 फीट वाली पार्टी आज हम तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर और कई राज्यों में सरकार बना करके अपने काम के बल पर आ गए हैं। मोहन जी, ठीक है, चलिए कुछ सोच विचार कर और आगे की राजनीति को समझकर पार्टी काम करती है और इसके लिए स्वतंत्र भी है बीजेपी, इसमें कोई हस्तक्षेप जैसी बात नहीं है। पर जब ऐसी चीज़ें होती है तो असंतोष भी होता है और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भी होती है। कांग्रेस की ओर चलते हैं। कांग्रेस को क्या लग रहा है कि अभी संतुलन है और उसको मजबूत करके बीजेपी जब आ जाएगी मैदान में तो कांग्रेस के क्या रिएक्शन होगा? कांग्रेस क्या कैसे देखती है इस पूरे एक्सरसाइज को? देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं अग्रवाल साहब दिनेश भाई का पूरा जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा
कि हम लोग मात्र माँ भारती के लिए काम करते हैं और लालच नहीं होता, सर फुटअव्वल नहीं होता। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास मैं याद दिला दूं, एकात्म परिसर में गाड़ियां जली थी, किनकी गाड़ियां जली थी, किन लोगों ने जलाया था और किनको बच के पाटे के नीचे छुपना पड़ा था, छत्तीसगढ़ की जनता 25 साल भी तो हो गए उस बात को। दिन हो गए उसको श्रीवास्तव जी। जी, जब 70 सालों की बात प्रधानमंत्री कहते हैं तो आप लोग कलमकार लोग फिर कुछ नहीं कहते, और मैं 25 साल पहले की बात करता हूं तो आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। यही इस देश की विडंबना है मोहन जी, कि जब कलमकारों को, जो मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब कलमकारों को नहीं, हमारा ये कहना है कि उसके बाद बीजेपी हो सकता है बदल गई हो, काफी उस समय नहीं बदली थी, हो सकता है उस समय दोष रहा होगा, बदली हुई दिखती है अब। मैं जवाब देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और जनता आप लोगों को बहुत ही नजरों से देखती है, ऐसी नजरों से देखती है कि कुछ आप लोग चेंजेस करेंगे। लेकिन दिक्कत ये होती है जब हम 70 साल का कोई प्रधानमंत्री जी प्रश्न उठाते हैं तो आप लोग प्रश्न नहीं उठाते, और हम 25 साल पे अगर बात करते हैं, सिर्फ मैं याद दिला रहा था एग्जांपल देके दिनेश भाई को, तो आप प्रश्न उठाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं नहीं, आपका सवाल जायज है, कुछ जवाब ले लेंगे इसका जी, ठीक है, आगे जोड़ना है जी। मोहन जी सुन लीजिए ना, मैं कहना चाहता हूँ, आप बोलने ही नहीं दे रही क्या है? मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में अगर कलमकार जो होते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप मेरा भिन्न मित्र है, छोटे भाई है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब लोकतंत्र में जिसको कलम पकड़ना चाहिए अगर वो कमल पकड़ ले तो फिर इस टाइप के प्रश्न आते हैं। मैं आप आगे इनकी जवाब दे देता हूँ कि दिनेश भाई ने जिस प्रकार से कहा कि वो लालची होते हैं, कार्यकर्ता कभी लालची नहीं होता साहब, कार्यकर्ता तन मन धन लगा के पार्टी के लिए काम करता है, और जब उसका वाजिब हक और अधिकार उसको नहीं मिले तो विपक्ष में होने के कारण क्या हम आवाज भी ना उठाए? और आप अब यह कहेंगे कि आपने 4 साल आप बात किया था, तो क्या आप भी 4 साल नहीं करेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं मोहन जी कि लगातार कार्यकर्ताओं को वाजिब हक उनका मिलना चाहिए, और लगातार जिस प्रकार से मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे कहना चाहता हूं, क्यों रायपुर राजधानी को वंचित रखा जाता है, मंत्री यहाँ पर नहीं दिए जा रहे? पहले यहाँ पर मंत्री थे, काम करते थे, लेकिन क्यों रायपुर आज दूसरे जो मंत्री बनते हैं वो फ्राइडे शाम के अपने क्षेत्र में चले जाते हैं? जनता को अगर काम होता है तो मंडे तक इंतजार करना पड़ता है। राजधानी है, राजधानी का व्यक्ति क्यों मंत्री नहीं बनना चाहिए? अगर, और आपने अभी कहा कि हमारे यहाँ जो सीनियर होते हैं वो पिता पुत्र की तरह होते हैं, पिता हो जाते हैं। साहब 60 साल वाले को आप हटा रहे हो, 55 साल वाले को आप हटा रहे हो, ये बोल के कि आप वो सीनियर हो गया है। 75 साल वाले आप प्रधानमंत्री जी को भी तो बैठा के रखे, उन्हें हटाएंगे क्या सितंबर में? चलिए, सारी चीज़ों को मिलाकर यही है अग्रवाल जी के कार्यकर्ताओं के मन में कुछ चीज़ें हैं, वो विपक्ष आप लोगों की बात कह रहा है, ये सारी बातें तो है आप लोगों के मन में। अमित जी अपने परिवार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, वो सही बात बोल रहे हैं। कार्यकर्ता को हक मारने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, इसीलिए इतनी दुर्गति हो गई है। आप क्या और मैं आपको बता रहा हूं मोहन जी, सौम्या चौरसिया, अनिल टूटेजा जैसे लोगों को पार्टी ने कहां पे स्थान दिया और कार्यकर्ताओं को कहां पे स्थान दिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्या स्थिति बना दी है। और बात कर रहे थे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का, अरे नामदेव जी का घर तोड़वा दिए, ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकारों का किस हिसाब से जेल में डाले, ये प्रदेश की जनता और ये पत्रकार मेरे भाई नहीं भूलेंगे। आपने लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए, मैं इस डिबेट में बोल रहा हूँ मोहन जी, और बहुत ही गर्व के साथ बोल रहा हूँ, और आप लोग की आवाज बन के एक मिनट नहीं लोकतंत्र की बात की है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। आपने आईपीएस को पहली बार जनसंपर्क विभाग दिया, क्यों दिया? पूछती है ये जनता, पूछता है मेरा पत्रकार भाई, जिनकी आवाज को दबा दिए, कितने पत्रकारों को जेल भेज दिया। मुझे और इन पत्रकार मेरे भाइयों को बोलने की जरूरत नहीं है। चलिए, आपने अपने कार्यकाल में आईपीएस, ठीक है, हमारे आज के विषय पे बने रहते हैं। चलिए, मंत्रिमंडल में क्या सीनियर रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, इस पर बात सभी प्रकार के लोग रहेंगे। मैं बात करूं रामविचार नेताम जी की बात करूं, दिखाइए, ठीक है श्रीवास्तव जी, जवाब ले ले। हाँ बोलिए। सभी प्रकार के हमारे यहाँ सामंजस्य बना के चला जाता है। आज रामविचार नेताम जी की बात करूं या मैं विष्णुदेव साई जी की बात करूं, मुखिया इतना, देखिए सबसे बड़ी ताकत होती है घर के मुखिया की। अगर आपके घर का मुखिया बहुत ताकतवर है ना, बहुत सुलझा हुआ है, तो उस घर को फूटने से और कुछ करने से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं फिर आऊँगा अमित भाई के, में फिर नाराज हो जाएंगे। हमने देखा है इनके राज में भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा और चरणदास महंत जी की लड़ाई, इनका घर खुद का फूटा हुआ था। ये क्या जनता का हक की बात करेंगे? आज 1.5 साल हो गया मोहन जी, मोदी जी के एक गारंटी लागू हो चुके इस प्रदेश में, और
जनता को विश्वास है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा मोहन जी कि विधानसभा की बात करूँ, लोकसभा की बात करूँ, पंचायत की बात करूँ, चाहे जनपद की, नगर निगम की बात करूं, सब जगह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ये ईवीएम पे रोना रोने वाले बैलेट पेपर में भी हार गए मोहन जी। ये झूठ और मक्कार की राजनीति करने वाले, ईवीएम पे दोष करने वाले बैलेट पेपर पे भी जनता ने बता दिया इनको इनकी क्या दुर्गति है। ये सिर्फ काम नहीं करते और रो करके अपनी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम अगर कोई करती है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, इसलिए इनकी दुर्गति हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो तो विपक्ष में ही है और क्या दुर्गति अभी और होने वाली है मोहन जी। अभी चिंता मत करो, देश में पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। एक आध दो स्टेट में बचे वो भी जाने वाले हैं, क्योंकि ये हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले हैं, हिंदू धर्म को नाम पे लड़ाने वाले। दिनेश भाई मैं बोल दूं, मोहन भाई मैं बोल दूं, बोलिए जल्दी बोलिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है मेरे काबिल मित्र, अभिल मित्र दिनेश भाई ने अपना राजनीति का काम छोड़ के आजकल ज्योतिष बन गए। ये कांग्रेस का भविष्य बताने लग गए। मैं तो इनसे कह रहा हूँ, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। अरे जब तक आजादियों के सामने बेचारा बनोगे तब तक चारा बनोगे, और इसीलिए आप लोग आजादियों के सामने चारा बनोगे, बेचारा बनोगे। एक बार लिस्ट आने दीजिए। अपना अधिकार लो नेताओं से अपना अधिकार लो। हम अधिकार के लिए नहीं लड़ते, आप अधिकार के लिए लड़ते हो। आप लालच में आकर लड़ते हो, मैं माँ भारती ले करते हैं। मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए और मेरे लिए अभिमान। चलिए अब किसके कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं, ये वाली लिस्ट आएगी तो ये भी पता चलेगा कि कोई आक्रोश तो नहीं है, कोई नाराजगी तो नहीं है। जो निगम मंडल बचे हैं हम तो चाहते हैं उसमें भी हमारे पैनलिस्टों में से भी किसी को स्थान मिले, यानी अग्रवाल जी को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिलहाल निगम मंडल की लिस्ट के बाद अब मंत्रिमंडल की लिस्ट का इंतज़ार सभी कर रहे हैं। जल्द ही लिस्ट आएगी तो एक बार फिर से चर्चा में बैठेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अग्रवाल जी थे, दिनेश अग्रवाल जी बहुत धन्यवाद, और अमित श्रीवास्तव जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।